हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक जो है इंडियन इकोनॉमिक्स उसकी लेकर आई हूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। कि जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, तो आज़ाद हुए तो उस टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखो, जब ब्रिटिश शासन था ना, तो ब्रिटिश ने जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। ब्रिटिश से पहले इंडिया कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, और जो इंडिया का विदेशी व्यापार था वो भी काफ़ी अच्छा खासा चलता था। ठीक है, भारत के मसाले, कपड़े, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस थे। ठीक है, हमारा विदेशी व्यापार आयात और निर्यात दोनों ही अच्छा होता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन से पहले। ठीक है, फिर ब्रिटिश शासन के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने अपने फायदे के लिए हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। तो जब हम आज़ाद हुए, ठीक, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स थी वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। उसे हम एक गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं, गतिहीन जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक यही है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। स्वतंत्र हुए तो जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उस टाइम कैसी थी। तो फर्स्ट है गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन मतलब जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, बेजान जो पड़ी रहती है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बेजान थी, उसमें कोई जान नहीं थी। वर्तमान की तुलना में उस टाइम जो अर्थव्यवस्था थी गतिहीन या बेजान थी, उसमें कोई वृद्धि नहीं थी। राष्ट्र आय बोलो, प्रति व्यक्ति आय बोलो, ये सब ना के बराबर थे। ठीक है, तो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, ना के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था बची हुई थी। अब ये सबसे बड़ा टफ चैलेंज था कि गतिहीन अर्थव्यवस्था को बेजान अर्थव्यवस्था में कैसे जान डाली जा सके। तो फर्स्ट गतिहीन अर्थव्यवस्था थी जिसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं था, बेजान हो चुकी थी, ऐसे जिसके अंदर कुछ ना बचा हो, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, किसी भी चीज में कि कोई वृद्धि के कोई आसार नहीं थे, हर एक चीज बहुत लो हो चुकी थी। फिर है नेक्स्ट है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पिछड़ी हुई मतलब बैकवर्ड, बहुत ही पीछे, और देशों की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ी, बहुत ही पीछे थी। अब उसे पीछे से आगे लाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई थी कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो सिर्फ 0.5% थी, जो कि आप बोल सकते हो बिल्कुल ना के बराबर थी। 280 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी उस टाइम हमारी, मतलब एक व्यक्ति जो कमा रहा है सिर्फ 280 प्रति वर्ष कमा रहा था। तो ये बोल सकते हो बिल्कुल ना के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था थी, एकदम पिछड़ी हुई थी। उस टाइम हम अपनी इकोनॉमिक्स में किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकते थे, सबसे लास्ट में हम खड़े थे, ये हम बोल सकते हैं। औद्योगिक पिछड़ापन, अंग्रेजों के टाइम में कोई खास उद्योग हमारा पनप नहीं सका क्योंकि उन्होंने कुछ पनपने नहीं दिया। ठीक है, उससे पहले तो हमारा औद्योगिक व्यापार काफी अच्छा चलता था, पर अंग्रेजों के बाद जो हमारा औद्योगिक है वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब आजादी के टाइम जो औद्योगिक था हमारा, ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र वो बिल्कुल ही पिछड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि एक तो निवेश का अभाव था, किसी भी व्यक्ति मतलब ज्यादा लोग अमीर नहीं थे, बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। भारत का बहुत बड़ा पार्ट जनसंख्या का गरीब था, तो निवेश, किसी भी व्यापार में निवेश की जरूरत होती है और उस टाइम निवेश का अभाव था। ये औद्योगिक पिछड़ेपन का एक कारण है। ठीक है, जो छोटे छोटे स्तर के उद्योग हैं वो नष्ट हो रहे थे, और जो छोटे उद्योग होते हैं उन्हीं से लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। और यहाँ पे छोटे उद्योग जो है, हमारे उद्योग जितने भी थे छोटे छोटे स्तर के ही थे, बहुत बड़े उद्योग बहुत कम थे, और जो छोटे उद्योग थे वो भी हम नष्ट होने लगे थे क्योंकि वो निवेश के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। तो उद्योगों, जो उद्योग है वो धीरे धीरे बंद हो रहे थे, जिससे उद्योगों में भारी कमी आई। तो ये बना औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण। नेक्स्ट है अत्यधिक निर्धनता। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम भारत में निर्धनता बहुत ज्यादा थी, जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धन था।
और बहुत ही ज्यादा निर्धन, जिनसे हम बोल सकते गरीबी रेखा से बहुत नीचे थे। अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, वहां पे निर्धनता होना एक स्वाभाविक था। ठीक है, निर्धनता का एक बड़ा कारण बेरोजगारी, ठीक है, और शिक्षा का अभाव था। लोग ज्यादा शिक्षित नहीं, तो उस टाइम बहुत कम लोग थे, जो जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित था और बेरोजगार था। यही सबसे बड़ी निर्धनता का कारण था उस समय। ठीक है, तो निर्धनता एक और कारण थी भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरने का। अब नेक्स्ट है आधारिक संरचना, मतलब बेसिक नीड्स बोल सकते हो। जो आधारिक संरचना, किसी भी देश को विकास करने के लिए जो आधारभूत संरचना होती है, जैसे जनसंचार के साधन, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा आदि, इन सब की भारी मात्रा में कमी थी। ठीक है, अच्छे परिवहन संचार नहीं थे, बिजली की हर जगह उपलब्धता नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी थी। ठीक है, तो आधारिक संरचना में कमी, इसके एक और विशेषता बोल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की कमी। ठीक है, हम आजाद हुए थे, हमारा कृषिपन बहुत पिछड़ा हुआ था और हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और वो भी निर्धन। ठीक है, तो हम आत्मनिर्भर नहीं थे, मतलब हमें चीजों के लिए विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। खाद्य और मशीनरी वस्तुएं हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो हमें विदेशों से वस्तुएं मंगानी पड़ती थी। तो हम आत्मनिर्भर तब माने जाते जब हमें हमारे देश की जरूरत के लिए सारी वस्तुएं अगर हम अपने देश में ही बना रहे हैं तो कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। बट जब हम आजाद हुए स्वतंत्रता के समय, हम आत्मनिर्भर नहीं थे। हम खाद्य वस्तु और मशीनरी वस्तुओं की भारी मात्रा में आयात करते थे, मतलब विदेशों से मंगाया करते थे। हमारे देश में खाद्य और मशीनरी वस्तु दोनों का बहुत ज्यादा अभाव था, क्योंकि एकदम पिछड़ी अर्थव्यवस्था में हम आत्मनिर्भर एकदम नहीं बन सकते थे। धीरे धीरे से उभरने में हमें काफी टाइम लगा, तो काफी लंबे समय तक हमें खाद्य और मशीनरी या उत्पादक वस्तुओं के लिए विदेशों पर हमें निर्भर रहना पड़ा। आज के टाइम में हम बोल सकते हैं हम काफी हद तक आत्मनिर्भर वैसे बन चुके हैं, पर उस समय हम में आत्मनिर्भरता की भारी कमी थी। सारी चीजों के लिए या जरूरी चीजों के लिए हमें विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। सीमित शहरीकरण, ठीक है, उस टाइम जो शहरी जनसंख्या है वो बहुत कम होती थी। भारत की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो गांवों में ही निवास करती थी, अत्यधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती थी और गांवों में बेरोजगारी, ठीक है, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, इन सब की कमी थी। ठीक है, शहरों में थोड़ी बहुत सुविधाएं थी, तो वहां पे जनसंख्या का बहुत कम भाग जो है वहां पर रहता था। ठीक है, गांवों में ज्यादातर निवास करते थे, इसका मतलब वो कृषि पर निर्भरता ज्यादा थी और औद्योगिक क्षेत्र में लोगों की जो भागीदारी थी वो बहुत ही कम थी। तो सीमित शहरीकरण था, जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी वो सीमित क्षेत्रों तक ही थी और सीमित लोगों तक ही थी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो गांवों में ही निवास करते थे। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या हुई? गतिहीन अर्थव्यवस्था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पिछड़ेपन, अत्यधिक निर्धनता के बाद आधारिक संरचनाओं में कमी, आत्मनिर्भरता की कमी और सीमित शहरीकरण। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था इस तरह की थी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है जो यहाँ से क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ था, तो इसके पिछड़ेपन का क्या कारण था? तो स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण, फर्स्ट पॉइंट है कृषि में अनिश्चितता का क्या कारण था कि वर्षा पर जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा थी और वर्षा कभी निश्चित नहीं होती। हमें नहीं पता कि इस साल वर्षा अच्छी होगी या बेकार, ठीक है, या अच्छी बारिश होगी या कमी। तो सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता बहुत ज्यादा थी
ठीक है, इसलिए कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता पाई जाती थी। अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छा उत्पादन, कम वर्षा का अर्थ है कम उत्पादन। ठीक है, या बुरी वर्षा का अर्थ है बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तब भी दिक्कत होती थी, बहुत कम बारिश हो जाए तब भी दिक्कत होती थी। ठीक है, जिस साल अच्छी बारिश हुई उस साल तो हम बोल सकते हैं कि उत्पादन अच्छा होगा। जिस साल वर्षा अच्छी नहीं हुई उस साल उत्पादन भी अच्छा नहीं होता था। इसका मेन कारण क्या था? सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वर्षा की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था, उस पर निर्भर हमें रहना पड़ता था। ठीक है, तो सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता अत्यधिक थी। अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छा उत्पादन। ठीक है, क्योंकि सिंचाई के पर्याप्त साधन उस समय उपलब्ध नहीं थे। ये कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है। कृषि के लिए सिंचाई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी सिंचाई होती है उतना अच्छा उत्पादन माना जाता है। और उस टाइम सिंचाई के लिए काफी साधन उपलब्ध नहीं थे, वर्षा पर ही ज्यादातर लोगों को निर्भर रहना पड़ता था, जो कि अनिश्चित थी। ये पिछड़ेपन का एक कारण था। सेकंड, कृषि का उद्देश्य जीवन निर्वाह। ठीक है, मतलब भारत में कृषि तो की जाती थी, काफी बड़े लेवल पर की जाती थी, मतलब जनसंख्या का बहुत बड़ा पार्ट कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था, पर वो सिर्फ जीवन निर्वाह के उद्देश्य से खेती करते थे। ठीक है, देखो जो कृषि होती है वो दो होती है, निर्वाह और वाणिज्य। निर्वाह कृषि वो होती है जो सिर्फ अपने परिवार के गुजारे के लिए की जाती है, जबकि वाणिज्य कृषि वो होती है जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें लोगों को फायदा ज्यादा होता है। पर भारत में जो ज्यादातर कृषि की जाती थी वो छोटी छोटी जमीनों पर की जाती थी, छोटी छोटी जोतें होती थी। ठीक है, और उसमें पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जैसे हल का, ठीक है, बैलों का, उसमें मशीनरी का काफी कम इस्तेमाल किया जाता था, और ज्यादातर वो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से ही की जाती थी, व्यापार के उद्देश्य से नहीं। तो ये कृषि के पिछड़ेपन का एक कारण, कृषि का उद्देश्य जीवन निर्वाह था। ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य से कृषि नहीं की जाती थी। और इसका एक मेन कारण था क्योंकि जो किसान थे वो ज्यादातर गरीब थे। ठीक है, और उनके पास उचित भूमि उपलब्ध नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच चौड़ी खाई। ठीक है, ये भी कृषि के जो जीवन निर्वाह था उसका ही एक कारण था कि जो भूमि के स्वामी होते थे मतलब जमींदार, ठीक है, और उसे जोतने वाले किसान मतलब भूमिहीन श्रमिक, उन दोनों के बीच में एक चौड़ी खाई थी। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित तो है, ठीक है, पर दोनों का एक दूसरे से कोई खास रिलेशन नहीं था। भूमि के स्वामी जमीन के तो मालिक होते थे, ठीक है, और उस जमीन को वो किसानों को बट्टे पर देते थे, मतलब खेती करने के लिए देते थे। किसान उस जमीन पे अपना सारा पैसा लगा के साल भर मेहनत करके खेती करता था। ठीक है, एंड में जब फसल पककर तैयार होती थी तो भूस्वामी उसमें हिस्सेदारी के लिए आ जाया करते थे। ठीक है, इसका मतलब भूमि के स्वामी फसल के तो हिस्सेदार थे। जब फसल पक के तैयार हो गई तो आधे से ज्यादा फसल उन्हें चाहिए होती थी, परंतु उत्पादन की लागत में जब फसल को बनाने में जो खर्च आ रहा है बीज के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए, ठीक है, उन सब में खर्च में उनका लागत में उनका कोई भी हिस्सा नहीं था। तो भूमि के स्वामी फसल के तो हिस्सेदार थे, परंतु उत्पादन लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं था। तो इससे हम बोल सकते हैं जो भूमि के स्वामी और जो किसान है उनके बीच में जो खाई थी वो चौड़ी, मतलब उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। भूस्वामी जो है किसानों का शोषण करते जा रहे थे। जमींदारों को फसल का हिस्सा देने के बाद किसानों के पास बहुत कम बचता था, जिससे वो अपना निर्वाह ही कर पाते थे। कृषि क्षेत्र के बाद अब बात करते हैं स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ेपन का कारण। ठीक है, औद्योगिक जैसे कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, उस समय जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था वो भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। तो औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन का क्या कारण था? पहला है हस्तशिल्प का पतन। क्वेश्चन बेटा याद रखना यहीं से ही आता है, हस्तशिल्पों का पतन कैसे हुआ या हस्तशिल्प के पतन के क्या कारण थे। सबसे पहला ब्रिटिश सरकार की नीति, जो उन्होंने कूटनीति अपनाई थी।
तो उन्होंने नीति अपनाई थी ना ब्रिटिश ने, उसकी नीति को बोलते हैं राज्य की विभेद मूलक नीति। ठीक है, ये जो राज्य की विभेद मूलक नीति है, इन्होंने टैक्स लिए जो प्रणाली थी उसको इस तरीके से बनाया था कि उनका तो फायदा ही हो और भारत के जो हस्तशिल्प वर्ग है, ठीक है, या जो व्यापारी वर्ग है, उनका वो शोषण कर सके। देखो, बिना निर्यात शुल्क के भारत से कच्चा माल का निर्यात करना, यहाँ से वो लोग कच्चा माल ब्रिटिश लेकर जाते थे बिना किसी शुल्क के। ठीक है, और ब्रिटिश से बनी वस्तुओं का आयात करते थे, वो भी बिना शुल्क के। मतलब वो जो व्यापार करते थे, आयात कर रहे निर्यात कर रहे, उस पे भी कोई भी शुल्क नहीं लगता था। यहाँ से कच्चा माल बेचते थे, वो भी बिना शुल्क के, कोई बिना कोई टैक्स दिए। और वहां से जो वस्तुएं यहाँ लाया करते थे, ब्रिटिश से तैयार वस्तुएं यहाँ पर बेचने के लिए, वो उनके लिए भी कोई आयात शुल्क नहीं लगाते थे। आयात और निर्यात पर कोई टैक्स नहीं, किसके लिए? ब्रिटिश खुद की वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो जब उसे खुद को आयात और निर्यात करना था, उस पे तो वो कोई टैक्स नहीं लगाता था। अब बिना टैक्स के वस्तुएं विदेशों से यहाँ आ रही है, तो वस्तु सस्ती होती थी और सस्ते माल पर वो, सस्ती कीमत पर वो उसे बेच पाते थे। ठीक है, जबकि देखो, ब्रिटिश वस्तुओं के आयात और निर्यात पर छूट दे दी, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। जबकि जो भारतीय वस्तु है, उसके आयात पर भारी शुल्क। ठीक है, अगर हम यहाँ से हस्तशिल्प की कोई वस्तु विदेश भेजेंगे, क्योंकि पहले भारत की हस्तशिल्प की वस्तुएं विदेशों जाया करती थी, ठीक है, विदेशी व्यापार करती थी, बट अब उन्होंने आयात पर भारी शुल्क लगा दिया। इसका मतलब अगर कोई हस्तशिल्प की वस्तु यहाँ से विदेश भेजेंगे तो उस पर भारी टैक्स लगा दिया। एक तो हाथ से बनी हुई वस्तुओं में मेहनत ज्यादा लगती है, तो वो वैसे महंगी होती है, ऊपर से उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया तो वो और महंगी होती थी। और ब्रिटिश वस्तुएं, जबकि वही वस्तु मशीनों से बन के सस्ती मिल रही होती थी, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनका व्यापार नष्ट होता गया। ठीक है, क्योंकि आयात शुल्क लगाने के बाद वो वस्तु बहुत ज्यादा महंगी होती थी, तो कोई उन्हें इतना खरीदता नहीं था, क्योंकि वैसी वस्तु मशीनों से बनी सस्ती कीमत पर उपलब्ध थी। इस तरीके से भारतीय हस्तशिल्प का पतन किया ब्रिटिश ने राज्य की विभेद मूलक नीति लगाकर। ठीक है, इसने अपने आयात निर्यात पे तो छूट लगाई और भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिए। नेक्स्ट है राज दरबारों का लुप्त होना। देखो, जो हस्तशिल्प होते थे, ठीक है, पहले उनको जो संरक्षण का काम था वो राजा महाराजाओं के दरबारों में ही होता था। राजा महाराज नवाब ये सब लोग थे, अपने राजमहल में जो हस्तशिल्प है उनको संरक्षण प्रदान करते थे, उनके संरक्षण में एक तरह से वो रहते थे। ठीक है, और अपनी वस्तु, उनकी जो वस्तु होती है, इससे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती थी, क्योंकि उन्हें राजा महाराजा यूज करते थे, या एक राज्य को राजा दूसरे राजा को तोहफे के तौर पर देता था। ठीक है, जिससे उनकी कला और भी ज्यादा फेमस हो जाती थी। ठीक है, पर जैसे अंग्रेज आए, धीरे धीरे राज दरबार लुप्त होने लगे। ठीक है, अंग्रेज उन्हें जीत कर अपने ब्रिटिश शासन में शामिल करते गए। तो जैसे जैसे राज दरबारों का अंत होने लगा, उससे हस्तशिल्प का पतन भी माना गया, क्योंकि राज दरबार में ही हस्तशिल्प का संरक्षण होता था। थोड़ा बहुत जो वो बची हुई थी, वो राजा महाराजाओं की वजह से बची हुई थी, क्योंकि वो उनको संरक्षण देते थे। जैसे जैसे राज दरबार लुप्त होते गए, हस्तशिल्प का भी पतन होता गया, क्योंकि जब राजा महाराजा नहीं रहे तो कोई भी उनकी चीजों को संरक्षण देने वाला नहीं बचा। ऊपर से विदेशी नीति ऐसी थी जिसका वो सामना नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है रेलवे का आगमन। जैसे ही रेलवे का आगमन हुआ, ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में रेल लाए थे, पर किसी लिए, अपने फायदे के लिए, ताकि वो ब्रिटिश वस्तुओं को भारत के कोने कोने तक पहुंचा सके और भारत का जो व्यापार है उसे पूरी तरह से नष्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश वस्तुएं होती थी वो मशीन से बनी हुई होती थी, तो निम्न लागत वाली ब्रिटिश वस्तुओं को भारत के कोने कोने तक पहुंचा सके, इसके लिए उन्होंने भारत में रेल का आगमन किया, मतलब रेल की शुरुआत की। इससे सस्ती लागत वाली ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ गया भारत में। ठीक है, और हस्तशिल्प
वस्तुओं की मांग और कम होती चली गई, जिससे धीरे धीरे उनका पतन हो गया, लोगों ने उसे खरीदनी बंद कर दी और भारतीय वस्तुओं का बाजार सिकुड़ने लगा। धीरे धीरे कहाँ, वो पहले विदेशों तक फेमस थी, ठीक है, विदेशों तक हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदा जाता था। रेलवे के आगमन से भारत में भी उसका बाजार सिकुड़ने लगा, भारत में भी विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी और हस्तशिल्प वस्तुओं की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पार्ट, मशीनरी द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। जो भारतीय वस्तुएं वो किससे बनी होती थी? हाथ से, जबकि जो ब्रिटिश वस्तु होती थी वो मशीन से बनी होती थी, और तो वो सस्ती भी होती थी और कहीं ना कहीं गुणवत्ता में अच्छी भी होती थी। ठीक है, तो कम लागत वाली ब्रिटिश वस्तुओं के सामने हस्तशिल्प वस्तुएं टिक ना सकी, क्योंकि एक तो वो महंगी होती थी, ठीक है, और मशीन की तुलना में कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता कम होती थी, तो कम लागत में मिल रही है। सबसे मेन जो रीजन था वो यही था कि वो जो ब्रिटिश वस्तु होती थी वो सस्ती हुआ करती थी। ठीक है, जबकि जो हाथ से बनी हुई वस्तु उसमें श्रम और समय दोनों अधिक लगता था, तो वो महंगी होती थी, जिस वजह से वो मशीन की बनी हुई वस्तुओं के सामने हाथ से बनी वस्तुएं टिक नहीं पाई। ठीक है, और उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाई, उनका सामना नहीं कर पाई। मतलब जब भारत में कम लागत वाली ब्रिटिश वस्तु आई तो हस्तशिल्प वस्तुओं से उसकी प्रतियोगिता करनी पड़ी, उस प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं वो टिक नहीं पाए, क्योंकि जो मशीनरी वस्तुएं होती थी वो सस्ती भी होती थी और कहीं ना कहीं हस्तशिल्प वस्तुओं से अच्छी भी होती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो हस्तशिल्प वस्तुएं थी उसका पूरी तरह से पतन हो गया। ठीक है, तो याद रखना हस्तशिल्प के पतन के क्या क्या कारण थे। पहला थे ब्रिटिश सरकार की नीति। कौन सी नीति? राज्य की विभेद मूलक नीति। नेक्स्ट, राज दरबारों का लुप्त होना, जिससे उनका संरक्षण समाप्त हो गया और उन्हें प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। भारत में रेलवे का आगमन, जिससे ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ने लगा और हस्तशिल्प वस्तुओं का बाजार सिकुड़ने लगा। लास्ट है मशीनरी द्वारा निर्मित वस्तुओं के सामने प्रतियोगिता ना कर पाना। ठीक है, कम लागत वाली वस्तुओं के सामने ना टिक पाना। ये सारे कारण थे जिससे ब्रिटिश वस्तुओं का कहीं ना कहीं ब्रिटिश वस्तुओं के सामने हस्त उद्योग का पतन हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगी। ठीक है, और कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर कर लें। इससे रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।